Hello and welcome dear students. So from today's lecture we are going to start solving MCQs related to functions. Okay, so आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1. तो इस क्वेश्चन में हमें दो फंक्शंस गिवन है fx एंड gx. ओके, fx इज sin raised to 23x माइनस cos raised to 22x एंड gx इज 1 plus 1 half tan inverse of mod x. ये दो हमें फंक्शंस गिवन है. देन if the values of x satisfying equation fx equal to signum of gx, SGN मतलब signum of gx in the interval minus 10 pi to 20 pi is phi a, then a is equal to what. बराबर, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की इस इंटरवल में लाइक करने वाली टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज phi a है. सो a इज व्हाट, ये हमें फाइंड करना है. ओके ओके स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को पकड़ते हैं. बराबर कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, हमें सिग्नम ऑफ जी एक्स गिवन है. बराबर, तो ये सिग्नम फंक्शन क्या होता है वो हमें मालूम है. तो मैं साइड में फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सिग्नम फंक्शन होता क्या है. सिग्नम ऑफ एक्स ये क्या होता है, तो 1 कब, व्हेन योर इनपुट इज पॉजिटिव, -1 व्हेन योर इनपुट इज नेगेटिव एंड 0 व्हेन योर इनपुट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0. दिस इज सिग्नम फंक्शन. तो सिग्नम फंक्शन कैसे इनपुट, किस प्रकार के इनपुट वो एक्सेप्ट करता है, तो 3 टाइप्स के, पॉजिटिव इनपुट, नेगेटिव इनपुट एंड एग्जैक्टली 0 इनपुट. ओके, तो अब यहाँ पे हमें एफ एक्स क्या गिवन है, तो एफ एक्स गिवन है सिग्नम ऑफ जी एक्स. ओके, तो समझना हमें एफ एक्स क्या गिवन है. सो एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ जी एक्स. तो ये बेसिकली है क्या, एक कॉम्पोजिट फंक्शन है जिसमें ये जो ब्रैकेट पे जो जी एक्स पड़ा है ना, जी एक्स, उसको आप कहाँ पे रखोगे, तो जी एक्स को आप सिग्नम फंक्शन में रखोगे. लेकिन मतलब कि ये जो जी एक्स होगा ना, दैट विल बी द इनपुट ऑफ सिग्नम फंक्शन. जी एक्स क्या होगा, सिग्नम फंक्शन का इनपुट होगा. लेकिन सिग्नम फंक्शन तो 3 अलग अलग टाइप के इनपुट एक्सेप्ट करता है. तो हमें यहाँ पे ये देखना होगा, ये समझना होगा, ये जानना होगा कि मेरा जो जी एक्स है, कि जो सिग्नम फंक्शन का इनपुट है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है. समझ में आ रहा है. मान लो कि चलो जी एक्स हमने प्रूव कर लिया कि वो पॉजिटिव है, तो ओवरऑल आंसर मेरा क्या आएगा, +1. मान लो कि ये जो जी एक्स है वो नेगेटिव है, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, -1. क्यों, क्योंकि सिग्नम कैसा इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है, नेगेटिव इनपुट, तो मेरा आंसर आएगा -1. अगर मेरा जी एक्स एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है, मतलब कि सिग्नम फंक्शन किस तरह का इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है, एग्जैक्टली इक्वल टू 0, तो एग्जैक्टली इक्वल टू 0 इनपुट एक्सेप्ट करने पर वो क्या आउटपुट जनरेट करता है, 0. सो ये पूरा का आंसर किस पे डिपेंड है, जी एक्स के ऊपर. ओके, तो चलो जी एक्स को सॉर्ट आउट करते हैं. हम चेक करते हैं कि जी एक्स कैसा है, पॉजिटिव, नेगेटिव या एग्जैक्टली इक्वल टू 0. ओके, सो मेरा जी एक्स है क्या एक्चुअली, तो 1 + 1/2 tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस एक्स. ओके, मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक सिंपल लॉजिक है, सोचना. अगर मैं tan इनवर्स में, एक सिंपल चीज़ मुझे बताओ कि अगर tan इनवर्स में मैं -π/4 -1 मैं इनपुट में रखता हूँ, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, -π/4. बराबर. ओके, और मैं आपको tan इनवर्स +1 देता हूँ इनपुट में, तो आप क्या आंसर बोलोगे कि सर π/4 होगा, +π/4 होगा. इसका मतलब क्या कि अगर tan इनवर्स का ये जो इनपुट है वो पॉजिटिव होता है, तो वो पॉजिटिव आउटपुट जनरेट करता है. अगर tan इनवर्स का इनपुट नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव आउटपुट जनरेट करता है. बराबर. लेकिन tan इनवर्स का यहाँ पे इनपुट कौन है, मॉड्यूलस एक्स. मॉड्यूलस खुद कैसा होता है, पॉजिटिव, मतलब कि tan इनवर्स का इनपुट कैसा है, पॉजिटिव. तो ओवरऑल ये आंसर कितना होगा, ओवरऑल ये आंसर होगा पॉजिटिव. सो +2 पॉजिटिव एंड पॉजिटिव +1 पॉजिटिव. इट मीन्स माई जी एक्स इज पॉजिटिव. ओके, सो ये जो इनपुट है सिग्नम फंक्शन का वो कैसा है, पॉजिटिव. सो वो कैसा आउटपुट जनरेट करेगा, 1. सो डायरेक्टली आई कैन राइट एफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या आया आंसर, 1 आया. ओके, लेकिन एफ एक्स तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज sin raised to 23x माइनस cos raised to 22x इज इक्वल टू 1. ओके, यहाँ तक समझ में आया पूरा. बराबर. ओके, ये जो मैंने इक्वेशन गिवन था क्वेश्चन में, उसका मैंने यूज़ किया, तो उसमें था सिग्नम ऑफ जी एक्स. तो मैंने चेक किया कि माई जी एक्स इज पॉजिटिव, नेगेटिव या तो इक्वल टू 0, तो वो कैसा मिला, हमें पॉजिटिव मिला. बराबर. तो पॉजिटिव अगर सिग्नम में आप इनपुट डालते हो तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1, एंड दैट 1 वाज इक्वल टू एफ एक्स, एंड एफ एक्स हमें क्वेश्चन में गिवन था. ओके, अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, तो हम एक्स की इस इंटरवल में मिलने वाली वैल्यूज फाइंड करेंगे, कितनी वैल्यूज मिल रही है, दैट नंबर ऑफ वैल्यूज को हम phi a से कंपेयर करेंगे. मान लो कि ऐसे 10 वैल्यूज मिली, तो phi a इज इक्वल टू 10, देन a विल बी इक्वल टू 2.
ओके, सो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, यहाँ से क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, ये चीज़ माइंड में रखना है। तो इस तरीके के इक्वेशन को हम सॉर्ट आउट कैसे करते हैं, तो ये बेसिकली कौन सा टॉपिक है, 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री में आप एक टॉपिक पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, वो टॉपिक यहाँ पे आपको यूज़ करना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो माइनस है ना, माइनस उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करता हूँ। सो व्हाट आई गेट, साइन रेज टू 23x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस रेज टू 22x। ओके, अब मुझे मेरी जो साइन और कॉस की जो रेंज वाला मेरा टॉपिक है कि साइन का रेंज क्या होता है, साइन की कोई भी ऑड पावर है, अगर साइन की कोई भी ऑड पावर तो उसका रेंज क्या होगा, -1 to 1, और अगर साइन की कोई भी इवन पावर है तो उसकी रेंज क्या होगी, क्लोज 0 to 1। सेम वे कॉस में भी ऐसा होता है, बराबर। तो आप एक चीज़ समझो कि यहाँ पे साइन की 23 पावर है, इट मीन साइन की ऑड पावर गिवन है, तो ये जो साइन है ना उसकी रेंज क्या होगी, देखना, क्लोज -1 to 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 गिवन है, प्लस यहाँ पे कॉस की कौन सी पावर गिवन है, 22, दैट इज इवन पावर। तो कॉस की अगर कोई भी इवन पावर होती है तो उसकी रेंज क्या होती है, ऑब्वियसली 0 to 1। तो देखो यहाँ पे तो वेरिएबल है, यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, दैट इज रेंजिंग फ्रॉम -1 to 1, बराबर। मतलब यहाँ पे हम -1 से 1 में लाइक करने वाली कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सेम वे हियर ऑल्सो 0 से 1 में लाइक करने वाली हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन ये जो 1 है ना वो तो फिक्स है। तो ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगा, ये LHS और RHS कब इक्वल होंगे, यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू लूँ, यहाँ की इस इंटरवल की मैं कौन सी वैल्यू लूँ और इस इंटरवल की मैं कौन सी वैल्यू लूँ, सो दैट LHS एंड RHS बिकम इक्वल। तो सोचो आप, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से 1 लेता हूँ, इस पर्टिकुलर पूरी रेंज में से मैं सिर्फ 1 लेता हूँ, इज इक्वल टू ये 1 इज इक्वल टू ये 1, तो भाई फिक्स ही है, बराबर। और यहाँ से मैं अगर 0 लेता हूँ तो मुझे पूरा इक्वेशन इक्वल मिलता है। देखो तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 इज व्हाट 1, सो 1 इज इक्वल टू 1। अगर आप यहाँ पे चलो -1 लेते हो तो 1 प्लस आप यहाँ से भी कुछ भी वैल्यू आप यहाँ पे डालो तो आपको कभी भी इन दोनों का सम -1 नहीं मिलेगा। सो यहाँ से सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है 1, एंड यहाँ से एक ही वैल्यू पॉसिबल है 0, तो ही ये LHS और RHS कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ओके, सो मुझे क्या समझ में आया यहाँ से, सो साइन रेज टू 23x इज इक्वल टू 1 एंड कॉस रेज टू 22x इज इक्वल टू 0। सही बात है कि नहीं। ओके, सो फ्रॉम दिस आई गेट साइन रेज टू 23x इज इक्वल टू 1 एंड कॉस रेज टू 22x इज इक्वल टू 0। ओके, देखो अब साइन x की पूरी 23 पावर है इज इक्वल टू 1, तो साइन x इक्वल टू क्या मिलेगा, तो साइन x इक्वल टू मिलेगा 1। अगर x रेज टू 23 1 है तो x विल बी इक्वल टू 1, सिंपल है। ओके, और x की पावर 22 इज इक्वल टू 0 है तो x विल बी व्हाट, x विल बी इक्वल टू 0, सो डायरेक्टली वी कैन राइट cos x इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये बात समझ में आई होगी आपको, बराबर। चलो एक और मैं लॉजिक समझाता हूँ। मेरा साइन x 1 है एंड cos x 0 है, तो यूनिट सर्कल आपने पढ़ा है, यूनिट सर्कल आपने अच्छे से पढ़ा है। ये पॉइंट कौन सा होता है, 1,0, ये पॉइंट होता है -1,0, दिस पॉइंट इज 0,1 एंड दिस पॉइंट इज 0,-1। ओके, अब सबसे पहला होता है कॉस, दूसरा होता है साइन। चलो ये cos 0 और sin 1 ये कहाँ पे होता है, ये यहाँ पे होता है, बराबर। ओके, अब इस पॉइंट पर कौन से एंगल होते हैं, तो यहाँ पे π/2 होता है, 5π/2 होता है, 9π/2 होता है, 13π/2 होता है। इस तरह के एंगल्स इस पर्टिकुलर पोजीशन पे होते हैं। तो उन सारे एंगल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, 4n+1 इंटू π/2, याद करो। तो इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाली x की कौन सी वैल्यूज होगी, 4n+1 इंटू π/2 वेयर n इज बिलोंग्स टू z। चेक करो, अगर आपको गलत लग रहा है तो आप चेक कर सकते हो। n की वैल्यू पहले 0 रखो, चलो n z है ना, n z है तो सबसे पहले स्टार्टिंग 0 से करो। सो ये 0 0 + 1 1 1 इंटू π/2 मिला। चलो नाउ n इक्वल टू 1 रखो, तो 4 1 ज़ा 4, 4 + 1 5, 5π/2 ये यहाँ पे ही तो होता है, बराबर। 3 रखो, 4 3 ज़ा 12, 12 + 1 13, 13π/2 यहीं पे होता है ना, बराबर। मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आने वाले हर एक एंगल का जनरल फॉर्म क्या होगा, 4n+1 इंटू π/2। क्लियर, बराबर। ओके, सो ये पर्टिकुलरली मुझे यहाँ से बेसिकली मिला क्या, मुझे मिली मेरी x की वैल्यूज़, लेकिन ये जो x की वैल्यूज़ है वो कौन से इंटरवल में लाई करती है, -10π से लेकर 20π में। तो मैं यहाँ पे एक इनइक्वालिटी जनरेट करूँगा। कौन सी इनइक्वालिटी, तो देखो -10π इज लेस देन इक्वल टू x। ये जो मेरी x की वैल्यूज़ है वो इस पर्टिकुलर इंटरवल में लाई करती है, सो डायरेक्टली मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बराबर। चलो अब ये जो x है ना, x इसकी जगह पे ये लिखो, तो क्या होगा यहाँ पे 4n+1 इंटू π/2 इज लेस देन इक्वल टू 20π। एक काम करो, 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, सो यहाँ पे -20π होगा,
इज लेस देन इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू पाई इज लेस देन इक्वल टू 40 पाई, बराबर। हर एक जगह से पाई 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 कट हो जाएगा। सो बेसिकली क्या बचा यहाँ पे -20 इज लेस देन इक्वल टू 4n प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 40, प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो -1, सेम वे राइट हैंड साइड में जाएगा तो भी -1 होगा। सो -20 -1 दैट विल बी -21 इज लेस देन इक्वल टू 4n इज लेस देन इक्वल टू 40 -1 इज 39। ओके, दोनों तरफ 4 से डिवाइड करो, दोनों तरफ 4 से डिवाइड करने पर मुझे क्या मिलेगा, -21/4 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 39/4, 39/4। ओके, अब ये बेसिकली कितना होता है, -5 पॉइंट समथिंग होता है, और ये कितना होता है, ये होता है 9 पॉइंट समथिंग होता है। ओके 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 ओके, समझो। लेकिन ये जो n था ना, n यहाँ पे जो भी कोई n प्रेजेंट है वो n कैसा है, मेरा इंटीजर है ना। यहाँ पे तो मुझे -5 पॉइंट समथिंग और यहाँ पे मुझे 9 पॉइंट समथिंग मिल रहा है। तो मुझे अब क्या सोचना होगा कि ये जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे समझो आप अच्छे से, ये जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे -5 पॉइंट समथिंग किधर होगा, -5 से जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में होगा -5 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे मैं स्टार कर देता हूँ, बराबर, कि ये जो वैल्यू है वो कौन सी है, -5 पॉइंट समथिंग है। ओके, और ये क्या होता है, ये होता है 9 पॉइंट समथिंग। तो 9 पॉइंट समथिंग कहाँ पे होता है, ये 9 से जस्ट राइट में होता है। तो मुझे अब क्या सोचना होगा कि इन दोनों के बीच में लाइक करने वाले कितने इंटीजर्स होंगे। क्यों इंटीजर्स, क्योंकि n इज व्हाट, बेसिकली n इज एन इंटीजर। सो इन दोनों के बीच में लाइक करने वाले कितने इंटीजर्स होंगे, तो चेक करो, -5 -4 -3 -2 -1 एंड 0, मतलब टोटल 6 वैल्यू मिली, 0 तक 6 वैल्यू मिली। ओके, और 1 से लेके 9 तक 9 वैल्यूज, 9 + 6 इज इक्वल टू 15। सो मुझे कितनी वैल्यूज मिली, टोटल 15 वैल्यूज मिली। ओके, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन था कि वो किसके इक्वल है, 5a के इक्वल है। सो बेसिकली आई गेट 5a इज इक्वल टू 15, सो a इज इक्वल टू 3। सो a इज इक्वल टू 3 आया, विच इज ऑप्शन नंबर डी। कितना सुपर क्वेश्चन है, क्या समझ में आया, बराबर। तो हमें एक इक्वेशन गिवन था f(x) बराबर सिग्नम ऑफ gx। तो यहाँ पे मैंने अपना ओवरऑल लॉजिक जो था क्वेश्चन का हट था, क्वेश्चन का हट ये स्टेप था, बराबर। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया कि ये -1 से 1 था और ये 0 से 1 था, बराबर। तो मैं यहाँ से कौन सी वैल्यू लूँ और यहाँ से कौन सी वैल्यू लूँ, ये तो फिक्स था 1। ओके, सो यहाँ से 1 लिया और यहाँ से 0 लिया, तो ही ये दोनों LHS और RHS कैसे हुए, इक्वल। सो sin x इज इक्वल टू 1 एंड cos x इज इक्वल टू 0। ओके, सो cos 0 और sin 1 किस पॉइंट पे होता है, यहाँ पे होता है, बराबर। तो इस पॉइंट पे आने वाले हर एक एंगल का जनरल फॉर्म क्या होता है, 4n + 1 π/2 वेयर n इज बिलोंग्स टू z, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बराबर। तो ये क्या आया, x आया, लेकिन x की जो वैल्यूज है वो इस पर्टिकुलर इंटरवल में लाइक कर रही है। सो x की जगह पे मैंने ये लिखा। ओके, तो मैंने यहाँ से मेरा n फाइंड किया, n आया पॉइंट में, n कैसा आया, पॉइंट में। तो इन दोनों के बीच में लाइक करने वाले कितने इंटीजर्स मिले, टोटल 15 इंटीजर्स मिले। ओके, लेकिन मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि वो किसके इक्वल है, 5a के। सो आई गेट a इज इक्वल टू 3। ओके, सो अवर क्वेश्चन इज ओवर। ओके, अब दूसरी एक्स्ट्रा चीज आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, कि ये जो पॉइंट था 0,1, इस पॉइंट पे लाइक करने वाले हर एक एंगल्स का जनरल फॉर्म था 4n + 1 π/2। लेकिन मैं आपको हर एक जगह का बता देता हूँ। तो ये पोजीशन पे कौन से एंगल्स होते हैं, 0, 2π, 4π, 6π, 8π, 10π, 12π, बराबर। मतलब पाई के आपको इवन मल्टीपल्स मिलेंगे। तो पाई के सारे इवन मल्टीपल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, चेक कर लेना, 2nπ वेयर n इज बिलोंग्स टू z। चेक कर लो, 2nπ वेयर n इज बिलोंग्स टू z। सेम वे यहाँ पे कौन सा एंगल्स होता है, पाई, 3π, 5π, मतलब पाई के सारे ऑड मल्टीपल्स। तो उनका जनरल फॉर्म क्या होता है, 2n + 1 × पाई। आपको आगे काम आएगा, इसलिए मैं आपको ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, बराबर। चलो, अब ये जो पॉइंट है ना, उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, तो इस पॉइंट का जनरल फॉर्म होगा 4n - 1 × π/2 वेयर n इज बिलोंग्स टू z। देखो ऊपर क्या था, 4n + 1 π/2 था, तो नीचे क्या होगा, 4n - 1 π/2। ओके, सो तो ये 4 चीज़ आप अच्छे से याद रखना। ओके, सो बोर्ड में जितना दिख रहा है उतना सब अच्छे से वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑप्शंस नहीं मिलते, बराबर। आपका JEE मेंस का जो पेपर होता है जिसमें 25 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, उन टोटल 25 क्वेश्चंस में से 20 MCQs होते हैं जिसमें आपको ऑप्शंस गिवन होता है, और 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको ऑप्शंस नहीं गिवन होते, उनका आंसर कोई ना कोई डिजिट होता है, कोई ना कोई डिजिट आता है। ओके, इंटीजर डिजिट आता है। ओके, चलो, अब ये जो फंक्शन है f(x) = क्यूब रूट ऑफ, बराबर,
क्यूब रूट ऑफ 9 अपॉन लॉग विथ बेस 2 3 माइनस 2x, और ये पूरे क्वांटिटी के बाद में -1 लिखा है, बराबर। देन द वैल्यू ऑफ a विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। ओके, सो यहाँ पे भी हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है विच सेटिस्फाइज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ओके, तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, देखो f इनवर्स 2a माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2, बराबर। तो मुझे देखो साथ में एक चीज़ समझो, मुझे fx गिवन है, fx गिवन है, तो मुझे fx का यूज़ तो करना पड़ेगा। तो मैं fx का यूज़ कैसे करूँ, तो ये जो f इनवर्स है ना, उसको अगर मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करूँगा तो वो क्या बन जाएगा, f इनवर्स विल बी f। सो अगर मैं इसको सब्जेक्ट बनाता हूँ, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ही रखता हूँ, और ये जो f इनवर्स है उसको उठा के राइट हैंड साइड में अगर मैं ट्रांसफर करता हूँ तो दैट विल बी f ऑफ 1/2। तो f ऑफ 1/2 मैं कैसे फाइंड करूँगा, यूजिंग दिस, यहाँ पे फंक्शन में x की जगह पे 1/2 रख दो, सो आई विल गेट f ऑफ 1/2। सो इसका यूज़ भी हो जाएगा। समझ में आया लॉजिक, मतलब कि ये जो f इनवर्स है उसको मुझे राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना होगा, बराबर। सो यहाँ पे क्या बचेगा, 2a माइनस 4 दैट इज इक्वल टू f ऑफ 1/2, बराबर। सो 2a माइनस 4 इज इक्वल टू, चलो x की जगह पे यहाँ पे 1/2 रखो, तो ध्यान से देखना कैलकुलेशन डायरेक्ट, 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल, तो सिर्फ 1 बचेगा यहाँ पे। सो 3 माइनस 1 इज 2 एंड लॉग 2 विथ बेस 2, लॉग 2 विथ बेस 2, अगर लॉग का नंबर और बेस सेम है तो आंसर क्या आएगा 1। सो इसका आंसर क्या आया, 1 आया। सो बेसिकली 9/1 9, 9 माइनस 1 8। ओके, सो 2a माइनस 1 इक्वल टू क्या बचा, क्यूब रूट ऑफ 8 बचा। ओके, सो आई गेट 2a माइनस 4 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है, 2 होता है। ओके, सो आई गेट 2a इज इक्वल टू 6। ओके, सो a इज इक्वल टू 3, तो हमें a तो फाइंड करना था 3, और 3 क्या है, कोई ना कोई इंटीजर ही तो है। ओके, सो मेरा फाइनल आंसर आ गया है। सिंपल क्वेश्चन, एक ही लॉजिक था कि f इनवर्स को उस साइड ले जाओ, बराबर। ओके, सो ये एक सिंपल ट्रिक थी ये क्वेश्चन सॉल्व करने की। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या गिवन है यहाँ पे कि लेट f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, f ऑफ 1 की वैल्यू है 1 फॉर n इज ग्रेटर देन 1। आपको एक फंक्शन गिवन है, बराबर। अगर n आपको, और यहाँ पे एक चीज़ भी गिवन है कि योर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ये एक चीज़ भी गिवन थी, बराबर। चलो, और आपको एक जनरल fn गिवन है कि fn इज इक्वल टू f ऑफ n माइनस 1 प्लस f ऑफ n माइनस f ऑफ n माइनस 1, ये एक फंक्शन गिवन है। ओके, और ये फंक्शन आपको कब यूज़ करना है, फॉर एवरी n ग्रेटर देन 1, मतलब n इक्वल टू 2 3 4 जैसी वैल्यूज़ के लिए। देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ 1/30 सिग्मा r इज रनिंग फ्रॉम 1 to 20 f ऑफ r इज इक्वल टू डैश, ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। ओके, ओके, तो सबसे पहले है ना, हम इस इक्वेशन को थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं, एक्सपांड करते हैं कि हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है, वो हमें समझ में आएगा। तो ये यहाँ पे है 1/30। ओके, चलो अब ये देखो, सिग्मा r इज रनिंग फ्रॉम 1 to 20 f ऑफ r, तो इसको एक्सपांड करो, मतलब कि r की वैल्यू सबसे पहले 1 रखो। सो व्हाट वी गेट f ऑफ 1, वी गेट f ऑफ 1, सिग्मा मतलब प्लस। ओके, नाउ पुट r इक्वल टू 2, सो वी गेट f ऑफ 2। सेम वे आगे होगा f ऑफ 3 प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा, f ऑफ 20, बराबर। इट मीन्स आई हैव टू फाइंड f1 तो, लेकिन मुझे क्वेश्चन में गिवन है 1, सो f1 तो मुझे मालूम है, लेकिन f2 f3 f4 अप टू f20 आई हैव टू फाइंड सेपरेटली। तो कैसे फाइंड करेंगे f2, तो ये जो fn का इक्वेशन गिवन है फॉर n ग्रेटर देन 1, तो उसकी हम हेल्प लेंगे, बराबर। तो चलो अब यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले मुझे अगर f ऑफ 2 फाइंड करना है तो n की जगह पे क्या रखना होगा, 2 रखना होगा, बराबर। तो रखो, चलो, तो f ऑफ 2 विल बी इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस 1 दैट विल बी f ऑफ 1 प्लस f ऑफ n मतलब कि 2 माइनस f ऑफ 2 माइनस 1 मतलब कि f ऑफ 1। सो f ऑफ 1 खुद क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 रखो, बराबर, इसकी जगह पे, प्लस f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1 क्या है, 1। चलो, ये क्या है खुद f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 इज अगेन 1 प्लस f ऑफ 2 माइनस 1 इज 1, सो f ऑफ 1 इज व्हाट, 1। सो मेरा आंसर क्या है, 2 आंसर है, बराबर। तो सारी वैल्यूज़ों में यहाँ पे रखते हैं, तो ध्यान से देखना, f ऑफ 1 का आंसर था 1, f ऑफ 2 का आंसर आया 2 आया। ओके, तो आप चेक करना f ऑफ 3 का आंसर क्या आएगा, 3, f ऑफ 4 का आंसर क्या आएगा, 4। तो एक बार चेक कर लो फिर भी। ओके, सो यहाँ पे f ऑफ 3 होगा, सो f ऑफ 3 माइनस 1 इज 2, सो आई गेट f ऑफ 2, बराबर, प्लस f ऑफ, नाउ
n माइनस मतलब कि 3 माइनस एफ ऑफ 3 माइनस 1 मतलब कि एफ ऑफ 2 बराबर। चलो नाउ ये एफ एज इट इज इन प्लेस ऑफ एफ ऑफ 2 आई विल पुट 2 प्लस एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 क्या है 2 है बराबर। सो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 2, अगेन एफ ऑफ 1 क्या है 1, सो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, सो एफ ऑफ 3 की वैल्यू आई 3। ओके सो मुझे समझ में आ गया कि एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी 3, सेम वे आगे होगा 4 प्लस अप टू एफ ऑफ 20 की वैल्यू होगी 20। सो ये बेसिकली क्या है फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का सम। ओके तो किससे सॉल्व करेंगे n इंटू एन प्लस 1/2, सो 20 इंटू 21 प्लस बाई 2, सो ये 2 इंटू 15, 15 2 ज़ा, सो मुझे आंसर क्या मिला 21, 1 सेकेंड 1/30 है ना, सो n इंटू एन प्लस 1/2 सॉरी यहाँ पे 10 आएगा बराबर। सो 10 3 ज़ा, सो 3 इंटू 7, सो माई फाइनल आंसर विल बी 7। ओके सो ऑप्शन नंबर सी इज माई फाइनल आंसर। ओके सो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते हैं। ओके सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स सो नाउ मूविंग टू वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या गिवन है यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एंड जी एक्स इक्वल टू, दो फंक्शंस गिवन है। ओके अब देखो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, तो एफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू ई की पावर में ये पूरी चीज़ है। तो क्या है ई की पावर में, तो फ्रैक्शन पार्ट में आपको ई रेस टू मॉड्यूलस एक्स इन टू सिग्नम ऑफ एक्स गिवन है। ये जो करली ब्रैकेट है वो क्या है फ्रैक्शन पार्ट है, और यहाँ पे जो बॉक्स गिवन है दैट इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके एंड योर एक्सिस बिलोंग्स टू आर, मतलब कि देखो अब ध्यान से एक चीज़ देखो, फ्रैक्शन पार्ट के अंदर जो चीज़ है सेम वही चीज़ आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर गिवन है सेम चीज़। यस ओके ऑल्सो एक तीसरा फंक्शन है एच एक्स है बराबर। तो एच एक्स क्या है, तो लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस लॉग ऑफ जी एक्स, देन एच एक्स इज ऑड इवन नाइदर ऑड नॉर इवन एंड बोथ ऑड एंड इवन। तो ये इवन ऑड में से क्या है एच एक्स, दैट यू टू फाइंड। तो सबसे पहले ये लॉग ऑफ एम प्लस लॉग एन है, लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है लॉग एम इंटू एन। तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा एच एक्स, यहाँ पे क्या होगा एच एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। ओके ये एक सिंपल ब्रैकेट है, ये एक सिंपल ब्रैकेट है। ओके अब हम एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यूज जो हमें गिवन है क्वेश्चन में वो यहाँ पे रखेंगे। तो क्या होगा ध्यान से देखना, लॉग ऑफ पहले एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है ई रेस टू करली ब्रैकेट में ई रेस टू मॉड्यूलस एक्स इंटू सिग्नम ऑफ एक्स, ये मैंने क्या लिखा अभी एफ एक्स लिखा इंटू, नाउ आई विल राइट जी एक्स। तो जी एक्स क्या है, जी एक्स है ई रेस टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ई रेस टू मोड एक्स इंटू सिग्नम एक्स। तो ये था मेरा लॉग ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। ओके अब देखो ध्यान से दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में है एक दूसरे से, दोनों का बेस सेम है, तो पावर का क्या होगा सम होगा ना। ओके सो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, ये मेरा था एच एक्स। ओके सो एच एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ब्रैकेट में मेन बेस क्या है मेरा, दोनों का बेस है ई रेस टू क्या होगा ई रेस टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ सेम, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ सेम बराबर, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ सेम प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सेम। समझ में आया, ये मैंने क्या किया ई की पावर में दोनों की पावर को मैंने ऐड कर दी। ओके सो ये आया बेसिकली मेरा एच एक्स। ओके अब मुझे एक रूल मालूम है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होता है, दैट इज एक्स। ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ी है जब मैंने आपको फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन करवाया, तब स्टार्टिंग में उसके इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपको ये फॉर्मूला करवाई थी। ओके सो यहाँ पे समझना क्या है कि फ्रैक्शन पार्ट के अंदर और बॉक्स के अंदर मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर सेम चीज़ है तो ये जो सेम चीज़ है ना वो ही बाहर आएगी। तो यहाँ पे देखो तो फ्रैक्शन पार्ट के अंदर जो चीज़ है सेम चीज़ बॉक्स के अंदर ही है, तो आंसर में क्या आएगा, तो इन दोनों का सम क्या होगा, तो दैट नंबर इटसेल्फ। ओके सो एच एक्स विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेस टू, अब इन दोनों का सम क्या होगा, तो ई रेस टू बॉक्स एक्स इंटू सिग्नम ऑफ एक्स। क्लियर। ओके अब एक सिंपल चीज़ समझो, ये खुद क्या है, ये पूरा देखो ये पूरा है लॉग का नंबर। ओके अब लॉग के ये नंबर की ये पावर है, ये लॉग के नंबर की ये क्या है पावर, तो पावर जंप मार के लॉग के आगे आ जाएगी। तो मुझे यहाँ से एच एक्स क्या मिला, तो एच एक्स इज इक्वल टू ये जो पावर है ना, पावर ये मेरी पावर है बराबर, ये पावर जंप मार के यहाँ पे आएगी आगे,
तो क्या होगा ई रेस टू मॉड्यूलस एक्स इंटू सिग्नम एक्स इंटू लॉग विथ बेस ई विथ बेस ई। अगर आपको बेस नहीं मालूम तो आपको ई लेना है। ओके, सो क्या बचा यहाँ पे पीछे लॉग ई विथ बेस ई। अब ये क्या होता है, ये होता है 1। सो बेसिकली एच एक्स क्या बचा, सो एच एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू मोड एक्स इंटू सिग्नम ऑफ एक्स। तो अभी तक हमने सिर्फ 50% क्वेश्चन ही सॉल्व किया है। हमने क्या किया, ये जो एच एक्स गिवन था ना उसको हमने सिंप्लीफाई करके 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 यहाँ तक पहुँचे। अब मुझे चेक करना है कि ये जो मेरा फंक्शन है एच एक्स ये इवन है या ऑड है। तो फिर एक बार ये चीज़ रिवाइज कर लेते कि अब तक हमने किया क्या। तो यहाँ पे log m प्लस log n दैट इज log m इंटू एन अप्लाई किया, यहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू रखी, दोनों का बेस सेम था तो पावर को हमने ऐड कर दिया। ओके, अब पावर में क्या सीन है, तो फ्रैक्शन पार्ट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो दोनों के अंदर सेम चीज़ है। तो फ्रैक्शन पार्ट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, तो दोनों के अंदर जो सेम चीज़ है वो बाहर आएगी। ओके, सो ये चीज़ है वो कहाँ पे बाहर आएगी, बराबर। अब ये क्या है, ये तो लॉग के ये जो नंबर है ई उसकी पावर है, तो पावर जंप मार के आगे आती है। तो पीछे क्या छोड़ा उनने, लॉग ई विथ बेस ई दैट इज 1। ओके, सो ये आया मेरा एच एक्स। ओके, तो एक काम करो, वीडियो पॉज करके बोर्ड पे जो चीज़ आपको दिख रही है वो लिखो, बाद में हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब एच एक्स में पिक्चर में क्या है, देखो तो पिक्चर में है सिग्नम एक्स। ओके, सो सिग्नम एक्स की खुद की फॉर्मूला क्या होती है, तो सिग्नम एक्स की फॉर्मूला फिर से मैं साइड पे लिख के बताता हूँ आपको। सिग्नम एक्स होता क्या है, तो 1 व्हेन योर एक्स इज ग्रेटर देन 0, -1 व्हेन योर एक्स इज लेस देन 0 एंड 0 व्हेन योर एक्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0। ओके चलो, तो एच एक्स भी 3 तरीके का होगा। अगर आपका सिग्नम एक्स 1 है, वो 1 कब होगा, व्हेन योर एक्स इज ग्रेटर देन 0। ओके, एंड इफ योर एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो मॉड्यूलस एक्स खुद कैसा होगा, तो मॉड्यूलस एक्स खुद प्लस एक्स होगा इफ योर एक्स इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो ई रेस टू ये प्लस एक्स होगा और एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए सिग्नम एक्स खुद क्या है 1, तो ई रेस टू प्लस एक्स इंटू 1, सो सिर्फ क्या बचेगा ई रेस टू एक्स। समझ में आया, इस तरीके से हम एफ एक्स की डेफिनेशन को एक्सपांड करते हैं। ओके चलो, अब देखते हैं इफ योर एक्स इज लेस देन 0, तो अगर आपका x लेस देन 0 है तो मोड x खुद क्या होगा, -x होगा। तो मुझे यहाँ से सबसे पहले तो ई रेस टू -x दिख रहा है, और सिग्नम x खुद कैसा होता है, फॉर योर x इज लेस देन 0, तो वो खुद होता है नेगेटिव। ओके, सो यहाँ पे आगे मुझे नेगेटिव साइन करनी पड़ेगी, बराबर। अगर आपका x एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है तो सिग्नम x खुद 0 है, तो 0 इंटू एनीथिंग बिकम 0। सो ये आया आपका एच एक्स, और इस एच एक्स के बारे में आपको चेक कर रहे हैं कि वेदर योर एच एक्स इज इवन और ऑड। ओके, तो इवन और चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे एच एक्स की इक्वेशन में जहाँ पे भी x है उस x को हम -x से रिप्लेस करते हैं, और अगर आपका आंसर प्लस एच एक्स आया तो इवन होगा, और माइनस ऑफ एच एक्स आया तो वो ऑड होगा। तो ओके, हम एक काम करते हैं, h ऑफ -x देखते हैं, बराबर। अगर h ऑफ -x इज इक्वल टू -h(x) आया देन योर फंक्शन विल बी ऑड, बराबर। ओके, और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, अगर आपका h ऑफ -x इज इक्वल टू प्लस h(x) आया देन योर hx विल बी इवन। तो इन दोनों में से क्या सीन है वो हम देखने वाले हैं। ओके चलो, तो थ्रू आउट पूरे इक्वेशन में आपको जहाँ पे भी x दिख रहा है उधर आपको -x रखना है। तो h ऑफ -x विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखना अब, e रेस टू -x। ओके, अब -x इज ग्रेटर देन 0, सोचना -x इज ग्रेटर देन 0 तो x इज लेस देन 0। समझ में आ रहा है ना, उल्टा कर देता हूँ, माइनस को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा x, अगर माइनस इनइक्वालिटी की दूसरी ओर जाता है तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। सो -x इज ग्रेटर देन 0 देन योर x इज लेस देन 0। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, x इज लेस देन 0। क्लियर? ओके, तो ये सीन आया। चलो, अब यहाँ पे ये x की जगह पे आप अगर -x रखते हो तो ये माइनस तो बाहर वाला एज इट इज, एंड ई रेस टू प्लस एक्स होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे होगा -x इज लेस देन 0, सो आई गेट x इज ग्रेटर देन 0। उल्टा कर दिया ना, -x इज लेस देन 0 सो माई x इज ग्रेटर देन 0। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 0 तो 0 ही रहेगा, और यहाँ पे अगर मैं माइनस करता हूँ तो -x इज इक्वल टू 0, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, बिकॉज इक्वल टू में 0 है, सो आई गेट इक्वल टू 0। ओके, ये क्या आया मेरा, h ऑफ -x आया, h ऑफ -x। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो h ऑफ -x की जो डेफिनेशन आई ना, ये खुद hx है, चेक करो क्या ये खुद hx है। अगर ये hx है तो क्या होगा, h ऑफ -x इज इक्वल टू hx, तो मेरा फंक्शन कैसा होगा, मेरा फंक्शन होगा इवन। तो चेक करो क्या ये खुद hx है, नहीं है। देखो क्यों, क्योंकि मेरे ओरिजिनल hx में अगर मेरा x लेस देन 0 था तो मुझे ये फंक्शन मिल रहा था,
बराबर। लेकिन इस तरह का फंक्शन यहाँ पे यहीं पे तो मुझे दिख ही नहीं रहा, समझ में आ रहा है? ओके, सेम वे। तो मैं एक काम करता हूँ, मतलब कि ये जो मेरा एच ऑफ माइनस एक्स था दैट इज नेवर इक्वल टू प्लस एच एक्स। तो मैं एक काम करता हूँ, अब यहाँ पे मैं माइनस को कॉमन निकालता हूँ, यहाँ पे हर एक जगह में से यहाँ से मैं माइनस को कॉमन निकालता हूँ। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इन तीनों में से माइनस को कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था, तो ये क्या हो जाएगा कॉमन निकालने के बाद, ये प्लस ई रेस टू एक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं था, फिर भी मैंने जबरदस्ती माइनस कॉमन निकाला, तो यहाँ पे एक और माइनस की साइन आएगी। सो माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स कब, व्हेन योर एक्स इज लेस देन 0। समझ में आ रहा है? फिर से चेक करो, उल्टा चेक करो, माइनस को अंदर ले जाओ तो यही तो होगा, बराबर। चलो, अब इसमें से मैंने माइनस को कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स कब, व्हेन योर एक्स इज ग्रेटर देन 0। और यहीं पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 0 का 0 ही रहेगा। ओके, अब ये चीज़ देखो, तो अब ये जो चीज़ है ना, माइनस कॉमन निकालने के बाद ये जो चीज़ बची ना, दैट इज और एच एक्स। चेक करो, चेक करो, चेक करो, ई रेस टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 है एच एक्स, बराबर 0 व्हेन योर एक्स इज इक्वल टू 0 एंड माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन 0। तो ये माइनस एज इट इज। ओके, सो बेसिकली मुझे क्या मिला, एच ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, और ये जो पूरा है दैट इज माई एच एक्स। सो फ्रॉम दिस आई कैन राइट एच एक्स इज ऑड फंक्शन, बराबर। ये जो था ना, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद मुझे तुरंत जो मिले ना, वो एच एक्स नहीं था, एच एक्स नहीं था। तो मैंने क्या समझा कि एच एक्स नहीं है तो वो इवन नहीं है। अगर वो ऑड होता तो क्या होता, तो इट विल बी माइनस ऑफ एच एक्स, मतलब कि मुझे एच एक्स में से माइनस को कॉमन निकालना पड़ेगा। सो मैंने इस पूरे में से माइनस को कॉमन निकाला, तो जो अब बाकी बचा माइनस कॉमन निकालने के बाद, वो है क्या मेरा, वो है मेरा एच एक्स। तो आई गेट एच ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच एक्स। सो माई एच एक्स इज ऑड फंक्शन। क्लियर? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, सो वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट, सो नाउ एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आपको एक चीज मस्त नई सीखने को मिलेगी, बराबर। तो देखो, आपको एक फंक्शन गिवन है, उसका डोमेन है क्लोज इंटरवल 0 to 3 2, उसका को डोमेन है 1 to 29, सब क्लोज इंटरवल में है। और आपको एक फंक्शन गिवन है, क्यूबिक फंक्शन गिवन है, एंड दैट फंक्शन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, 1 1 एंड ऑन टू बट नॉट 1 1। मतलब आपको 1 1 या तो ऑन टू में से क्या है वो आपको चेक करना है। ओके, सो एक मस्त चीज याद रखना, अगर आपको कोई फंक्शन दिया जाए और आपको या 1 1 है या 1 1 नहीं है, 1 1 है, ऑन टू के बारे में अभी कुछ नहीं मैं समझा रहा आपको, ऑन टू को साइड में रखो। मैं आपको सिर्फ इतना अभी सिखा रहा हूँ कि अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है और आपको वो 1 1 है कि नहीं वो चेक करना है। अगर वो 1 1 नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो मैनी टू 1 होगा, उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। कोई फंक्शन 1 1 होगा या तो मैनी टू 1 होगा, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, बराबर। तो अगर कोई फंक्शन के बारे में आपको 1 1 या तो मैनी टू 1 चेक करना है, तो आपको आपका जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर था ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर, उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, उस टॉपिक का आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। सो बोर्ड में एनसीईआरटी में आपने ये जो क्वेश्चन पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन 1 1 कैसे चेक करते हैं, तो उसमें शायद ये मेथड थी कि इफ़ fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 इज इक्वल टू fx2, देन इफ x1 इज इक्वल टू x2 देन माई फंक्शन इज 1 1। ये मेथड आपने यूज़ की थी, लेकिन दिस इज़ वेरी बोरिंग मेथड। ओके, तो JEE में कोई भी फंक्शन को 1 1 या तो मैनी टू 1 चेक करने के लिए हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक यूज़ करते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, वो स्पेशली JEE के लिए है, वो लिख लेना, बराबर। ओके, सो टू चेक 1 1 या तो मैनी 1 फंक्शन, ओके, वी यूज increasing and decreasing method of application of derivative chapter। तो ये एक इम्पोर्टेंट नोट है, वो आप अपनी बुक में ऊपर मार्जिन में अच्छे से लिख लो। ओके, चलो, अब हम सबको पता है कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बराबर। वो कैसे चेक करते हैं, तो अगर आपका f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है देन योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, एंड आपका f डैश एक्स अगर लेस देन 0 है देन योर फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ओके, अब ऐसा क्यों, 1 1 मैनी टू 1 चेक करने के लिए वाई वी आर यूजिंग दिस कंसेप्ट। ओके, सो मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी स्टार्टिंग में इस पर्टिकुलर चैप्टर के थियोरी में
कि अगर कोई फंक्शन 1 1 है या मैनी टू 1 है उसको हम ग्राफिकली कैसे चेक करते हैं, तो उसकी एक झलक फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। मान लो कि ये मेरा कोई फंक्शन है इस तरीके का है, बराबर। मान लो कि मेरा कोई फंक्शन है इस तरीके का, तो अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, अगर वो लाइन इस पर्टिकुलर कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो दैट फंक्शन विल बी मैनी टू वन फंक्शन, बराबर। ओके, अगर मेरा ग्राफ कुछ इस प्रकार का है, कुछ इस प्रकार का है, और अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये जो लाइन है ना वो मेरे फंक्शन को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है। सो माई ग्राफ इज, माई फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। ओके, चलो एक थर्ड ग्राफ भी ड्रॉ करके बताता हूँ। मान लो कि मेरा कोई ग्राफ इस तरह का है, तो यहाँ पे भी मैं अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये लाइन भी हमारे कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है। सो अगेन दिस कर्व, दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। तो अब आपको इन तीनों एग्जाम्पल से क्या समझ में आ रहा है, तो ध्यान से देखना। पहले तो एक चीज़ ये क्लियर करो अपने माइंड में कि ये जो मेरा फंक्शन का जो ग्राफ होगा ना, वो ग्राफ उस फंक्शन के डोमेन के अंदर ही ड्रॉ करूंगा। ये बात आप अपने माइंड में दिमाग फिट कर दो एकदम, कि ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन क्यूबिक इक्वेशन, इसका मैं ग्राफ तो एकदम रैंडम ही ड्रॉ करने वाला हूँ। इस तरीके का कुछ ग्राफ भी मैं रैंडमली ड्रॉ करूँगा, लेकिन वो ग्राफ मैं कहाँ पे ड्रॉ करूँगा, तो उसके डोमेन में ही मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है वो उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर ही तो डिफाइन होता है। दैट्स वाई आई विल ड्रॉ माई फंक्शन इन दिस डोमेन ओनली। ओके 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 ओके, ये चीज़ आप सबसे पहले ये पॉइंट दिमाग में रखना कि मेरा जो ग्राफ है वो मैं कंपलसरी उसके डोमेन में ही ड्रॉ करने वाला हूँ। ये एक चीज़। दूसरी चीज़, क्यों मैं इस कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखो ये सेकंड एग्जाम्पल एंड थर्ड एग्जाम्पल। ये जो मेरा सेकंड कर्व है ना वो कैसा है, देखो तो इंक्रीजिंग है। देखो ये जो मेरा ग्राफ है ना वो इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। मान लो कि ये है उसका डोमेन, ये है x1 पॉइंट और ये है मेरा x2 पॉइंट, बराबर। तो उसका डोमेन क्या है, x1 से लेके x2। तो मैंने ये जो ग्राफ है ना, ये दुनिया का कोई भी एक रैंडम फंक्शन का ग्राफ है ऐसा समझो। तो ये जो ग्राफ है ना, ये जो फंक्शन है उसका ग्राफ मैंने x1 से लेके x2, उसका एक डोमेन है x1 से लेके x2 ऐसा समझो। तो इसका जो ग्राफ है ना मैंने उसके डोमेन में ड्रॉ किया तो ये एकदम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया। ओके, अब ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ ये अपने डोमेन में कैसा है, ये ग्राफ अपने डोमेन में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इन दोनों का आंसर आपको क्या मिला, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पर 1 1 मिला। तो उसका लॉजिक क्या है, तो अगर आपका ग्राफ वो फंक्शन के डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, देन योर फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। ये लॉजिक था। ओके, नाउ मूविंग टू अवर फर्स्ट ग्राफ। तो मान लो कि ये मेरा है डोमेन, ये है मेरा डोमेन x1 और ये है x2, बराबर। तो x1 से लेके x2 में ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया ना, तो कुछ पर्टिकुलर एरिया में ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, देन डिक्रीजिंग है, देन इंक्रीजिंग है, देन डिक्रीजिंग है, बराबर। मतलब थ्रू आउट द डोमेन इस फंक्शन का जो बिहेवियर है वो मिक्स बिहेवियर है। मिक्स बिहेवियर मतलब कुछ एरिया में वो इंक्रीजिंग है, बाद में थोड़ा डिक्रीजिंग है। तो उस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को मैं क्या बोलता हूँ, मैं मिक्स बिहेवियर बोलता हूँ, बराबर। इस पर्टिकुलर डोमेन में क्या था, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, यहाँ पे मिक्स बिहेवियर नहीं है, ये इंक्रीज ही होता जा रहा है x1 से लेके x2 में। ओके, ये जो ग्राफ है वो भी सिंगल बिहेवियर का है, वो ही कंपलसरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। लेकिन ये फंक्शन कैसा है, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थ्रू आउट द डोमेन। ओके, तो अगर आपका फंक्शन का मिक्स बिहेवियर है उसके डोमेन में, देन माई फंक्शन इज मैनी टू वन। दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस लॉजिक, दिस टॉपिक, ओके, टू चेक वेदर माई फंक्शन इज 1 1 और ऑन 2। ओके, सो ये एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया। ओके, सो आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके ये 3 एग्जाम्पल्स नोट कर सकते हो। ओके, चलो अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ओके, सो अब आगे देखो क्या हो रहा है पिक्चर में। तो पिक्चर में हमारे पास एक फंक्शन है, दैट फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। तो सबसे पहले मुझे 1 1 है कि नहीं वो चेक कर रहा हूँ। इट मीन्स आई एम यूजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक। तो सबसे पहले मुझे इसका f' निकालना होगा। सो f' क्या होगा यहाँ पे चेक करो, तो 6x² माइनस 30x प्लस 36। ओके, इन सब में से क्या कॉमन निकल रहा है, 6। सो व्हाट आई गेट, x² माइनस 5x प्लस 6। ओके, तो ये 6, इसके दो फैक्टर्स कौन से होंगे, x माइनस 3 एंड x माइनस 2, बराबर। ओके, चलो अब हम यूज कर, ये क्या आया मेरा f' आया।
क्लियर? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू यूज माई वेविको मेथड. वेविको मेथड, ओके, वेविको मेथड में सबसे पहले हम क्या प्लॉट करते हैं? तो क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ से निकल के आते हैं? तो इन फैक्टर्स में से. तो ये फैक्टर 0 कब होगा? व्हेन और x इज इक्वल टू 3. और ये फैक्टर 0 कब होगा? व्हेन और x इज इक्वल टू 2. सो 2 and 3 आर माई क्रिटिकल पॉइंट्स, बराबर. सो यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे 3 ले लो. ओके, अब देखो x के कोएफिशिएंट्स कैसे है? +1 है. सो ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर. ओके, अब ये जो रीजन है ना, रीजन वो 3 से लेके इन्फाइनाइट तक है और ये माइनस इन्फाइनाइट से लेके 2 तक है. लेकिन मेरा डोमेन क्या था? 0 से लेके 3 तक ही था. सो 0 कहाँ पे पड़ता है? 0 2 से जस्ट आगे होगा. सो मुझे 0 से 3 में मेरे फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है. 3 से आगे भी नहीं जाना, 0 से पीछे भी नहीं जाना. ओके, सो मैं 3 से आगे जो साइन है ना वो अभी मैं रब कर देता हूँ, क्योंकि मुझे उस पर्टिकुलर रीजन की ज़रूरत ही नहीं है. मेरा जो फंक्शन है, मेरा जो ग्राफ है, वो मैं 0 से लेके 3 में ही ड्रॉ करने वाला हूँ. मैंने चीज़ आपके माइंड में अच्छे से फिट करवा दी है, बराबर. तो 0 से 3 में इसका बिहेवियर देखो. 0 से 3 में ये प्लस है, मतलब कि 0 से 2 में ये ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग है. प्लस मतलब इंक्रीजिंग है, ये तो हमने समझा. और 2 to 3 में ये ग्राफ माइनस है, मतलब कि डिक्रीजिंग है. सो इट हैज़ मिक्स बिहेवियर ना. ओके, 0 से 3 में अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप इंक्रीजिंग ग्राफ ड्रॉ करोगे 0 से 2 में, लेकिन 2 से 3 में वो ग्राफ डिक्रीज हो रहा है. सो इन 0 to 3 इट हैज़ मिक्स बिहेवियर, बराबर. मतलब आप कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी. समझ में आया? ओके, सो ये मेरा जो फंक्शन है f(x) वो खुद कैसा है? वो है मैनी टू 1, मतलब कि इट इज़ नॉट 1 1. ओके, सो ये ऑप्शन गायब हो गया, बराबर. ओके, ये सी ऑप्शन भी गायब हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसा बोला है कि 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, लेकिन ये 1 1 तो नहीं है. सो ऑप्शन नंबर ए एंड सी आर एलिमिनेटेड. ओके, अब हम चेक करते हैं ऑन टू के लिए. तो समझ में आया अभी तक 1 1 कैसे चेक किया हमने? यूजिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कंसेप्ट. ओके, चलो अब ऑन टू कैसे चेक किया जाए? ऑन टू, तो ऑन टू कब होगा कोई फंक्शन? वो सोचो पहले. तो जब मेरा रेंज और मेरा कोडोमेन दोनों परफेक्टली इक्वल आए, देन आई कैन से माई फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन. तो सबसे पहले मेरा कोडोमेन मुझे गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 1 to 29. तो मुझे क्या फाइंड करना होगा? इस पर्टिकुलर फंक्शन की रेंज फाइंड करनी होगी, बराबर. अगर मेरी रेंज भी कंपलसरी 1 से लेकर 29 ही आई, देन माई फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन. ओके, तो अब क्वेश्चन है कि रेंज कैसे फाइंड किया जाए? तो रेंज होता क्या है? आउटपुट क्या होता है? तो आपका जो फंक्शन है, फंक्शन में इनपुट रखो और जो आंसर मिले आपको इनपुट रखने पर, उस आंसर्स को हम क्या बुलाते हैं? रेंज बुलाते हैं. समझ में आ रहा है? ओके, तो आप फंक्शन में रखते क्या हो? तो उसके डोमेन में जो भी वैल्यूज है वो रखते हो ना. वो रखने पर आपको जो आंसर मिले उस आंसर्स को आप क्या बुलाते हो? रेंज बुलाते हो. सही बात है कि नहीं? बराबर. ओके, तो उसका डोमेन क्या है? 0 to 3. उसका डोमेन क्या है? 0 to 3. तो 0 रखो पहले, 2 रखो, 3 रखो, बराबर. फंक्शन में रखोगे तो आपका क्या आंसर निकल के आ रहा है वो चेक करो. तो सबसे पहले अगर मैं ओरिजिनल फंक्शन में 0 रखता हूँ तो देखो 0 0 0 और 1. सो मुझे f(0) क्या मिला? 1. सो मुझे आंसर में मिला 1. ओके, चलो अब मैं पुट करता हूँ 2. तो चेक करो आंसर मुझे क्या मिलेगा? 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 2 16, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 15 दैट इज 60, बराबर. प्लस 36 2 ज़ा 72, 72 प्लस 1 73, 72 प्लस 1, बराबर. चलो तो ये क्या हुआ? 73 माइनस 60 13. ओके, और 13 प्लस 16 कितना होता है? 29 होता है ना. सो मेरी एक रेंज की वैल्यू आई 29. ओके, चलो अब हम f(3) फाइंड करके देखते हैं, बराबर. अगर f(3) इन दोनों के बीच की वैल्यू आई, f(3) इन दोनों के बीच की वैल्यू आई, समझ में आ रहा है? अगर f(3) इन दोनों के बीच की वैल्यू आई, मान लो कि 21 आई, तो मेरी रेंज क्या होगी? रेंज होता क्या है? तो सबसे लोएस्ट वैल्यू टू सबसे बिगेस्ट वैल्यू, सबसे लोएस्ट वैल्यू टू सबसे बिगेस्ट वैल्यू. तो सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है? मेरी 1. और सबसे बिगेस्ट वैल्यू कैसी है? मेरी 29. तो आप इसको निकालना मत, ग्राफ से भी आप चेक कर सकते हो. देखो f(0) पे मेरा ग्राफ कैसा होगा? देखो मैं उसका ग्राफ ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूँ. फंक्शन में 0 रखने पर मुझे 1 मिल रहा है, 0 रखने पर मुझे 1 मिल रहा है. तो मेरा ग्राफ यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट होगा. चलो 2 रखने पर मुझे 29 मिल रहा है,
2 रखने पर मुझे 29 मिल रहा है, तो मान लो कि 29 यहाँ पे कहीं पे है। ओके, सो मेरा ग्राफ इस तरह का कुछ होगा, ये है 29। ओके, सो ये है 29, तो मेरा ग्राफ इस तरीके का कुछ होगा, बराबर। 0 से लेके 2 में मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग है। ओके, अब 2 से लेके 3 में मेरा ग्राफ डिक्रीजिंग है, समझ में आ रहा है? 2 से लेके 3 में मेरा ग्राफ डिक्रीजिंग है। ओके, सो मेरा ग्राफ कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा, मतलब 1 से लेके 29 के बीच की तो कोई वैल्यू होगी। मुझे f(3) निकालने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से भी सोच सकता हूँ। ओके, सो माई रेंज इज व्हाट? माई रेंज इज 1 to 29। ओके, सो रेंज एंड मेरा कोडोमेन दोनों कैसे इक्वल है, दैट्स वाई माई फंक्शन इज ऑन टू। सो फाइनल आंसर क्या है? नॉट 1 1 बट ऑन टू। ओके, सो नॉट 1 1 ऑन बट ऑन टू, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको f(3) निकालना है तो आप निकालो, यहाँ पे 3 रख दो हर जगह पे, तो आपको 1 से लेके 29 के बीच की ही कोई वैल्यू मिलने वाली है। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, बराबर। सो ये एक सिंपल मस्त क्वेश्चन था, पूरा लॉजिकल क्वेश्चन था। इस तरीके से ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट हम 1 1 या मैनी 1 चेक करने के लिए करते हैं। ओके ओके, सो नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पे कि लेट f बी द बाइजेक्टिव फंक्शन एंड fx इज इक्वल टू लॉग विथ बेस a एंड x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 वेयर a इज ग्रेटर देन 1। ये जो बेस है a वो तो ऑलवेज ही ग्रेटर देन 1 ही होता है, बराबर। ओके, मतलब कि ये जो फंक्शन है ना f, ये लॉग वाला फंक्शन वो बाइजेक्टिव है एंड वी हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन f। ओके, तो कोई भी फंक्शन का इनवर्स कब पॉसिबल होता है, कब एग्जिस्ट करता है? तो जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव मतलब कि 1 1 एंड ऑन टू बोथ हो तब। ओके, सो यही हमें गिवन है, बराबर। मतलब हमें ये पर्टिकुलर फंक्शन के लिए चेक नहीं करना पड़ेगा कि माई फंक्शन इज वेदर 1 1 या तो ऑन टू, बराबर। हमें बोल के रखा है क्वेश्चन में कि ये आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है। ओके चलो, तो अब इसका हम क्या करेंगे? इनवर्स फाइंड करेंगे। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए थे। तो सबसे पहला काम क्या करना है? तो ये जो फंक्शन है उसको इक्वल टू वाई सपोज करना है, बराबर। दिस वॉज अवर फर्स्ट स्टेप। तो क्या करते हैं? तो लेट y इज इक्वल टू लॉग विथ बेस a और यहाँ पे x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। क्लियर? ओके, अब क्या करना है मुझे स्टेप नंबर 2 में? तो x और y को स्वाइप करना है, इंटरचेंज करना है, बराबर। मतलब कि जहाँ पे भी y है उधर x रखो और जहाँ x है उधर y रखो। ओके, सो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू लॉग विथ बेस a और यहाँ पे आएगा y प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब मैं इसको सब्जेक्ट बनाता हूँ, इसको मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ। तो ये a इधर जाएगा। मुझे अब थर्ड स्टेप में करना क्या होगा? y को सब्जेक्ट बनाना है। ये मेरा काम है थर्ड स्टेप में, बराबर। y को x के टर्म्स में मुझे लिखना है, तो मुझे y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, अब ये y वाला जो टर्म है पूरा वो क्या है? लॉग का नंबर। तो अगर मैं लॉग के नंबर को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो ये a उधर जाएगा, तो a रेज टू x होगा, बराबर। ये एक सिंपल चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। मान लो कि y इज इक्वल टू लॉग p विथ बेस q है, तो यहाँ से p इक्वल टू क्या होगा? p इज इक्वल टू q रेज टू y होगा। ये आपको मालूम होना चाहिए, बराबर। ओके, सो यहाँ से मैं y प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 को अगर सब्जेक्ट बनाता हूँ तो ये क्या होगा? a रेज टू x होगा। ओके, अब मुझे क्या करना है? y को सब्जेक्ट बनाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये अंडर रूट को मैं एज इट इज रखता हूँ और ये जो प्लस वाई है ना उसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाके माइनस करता हूँ एंड देन टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड्स, बराबर। सो अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a रेज टू x माइनस वाई। ओके, नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? सो सिंपली वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करो, तो ये क्या होगा? a रेज टू 2x होगा माइनस 2y a रेज टू x प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? ओके, अब देखो दोनों तरफ से वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट। तो अब मुझे पूरे जो इक्वेशन देखो, यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा, यहाँ पे a रेज टू 2x बचा और यहाँ पे 2y a रेज टू x बचा। मतलब कि तीनों टर्म में y सिर्फ एक ही जगह पे है। ओके, सो मैं इजीली y को सब्जेक्ट बना सकता हूँ। अब तो ये माइनस वाला जो टर्म है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूँ और ये जो प्लस 1 है उसको मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करूँगा। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, 2y a रेज टू x इज इक्वल टू a रेज टू 2x माइनस 1। तो यहाँ से y को सब्जेक्ट बनाओ। सो आई गेट y इज इक्वल टू a रेज टू 2x minus 1 upon 2a raised to x. Okay, so I get a raised to 2x minus 1 whole divided by 2a raised to x, 2a raised to x. Okay, so from here I get y is equal to, अब ध्यान से देखो
ये 1/2 दिख रहा है आपको, 1/2, उसको ऐसे साइड में रखो अभी, 1/2। ओके, अब क्या बचा, तो अब इतनी चीज बची a⁴ -1 अपॉन a⁴x। ओके, तो एक काम करते हैं, माइनस से इन दोनों को सेपरेट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बचेगा, a⁴ अपॉन a⁴x, दैट इज व्हाट, दैट इज a⁴x। सही बात है कि नहीं, माइनस। ओके, अब सेकंड पार्ट में क्या बचा, सेकंड पार्ट में बचा 1 अपॉन a⁴x। तो 1 अपॉन a⁴x को मैं अगर न्यूमरेटर में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ, a⁻⁻x। सो ये आया मेरा फाइनल आंसर। मतलब कि देखो यहाँ पे y को मैंने x के टर्म में लिख लिया, यस, तो ये जो x वाला जो टर्म है दैट इज एक्चुअली माई इनवर्स, बराबर। सो a⁻x माइनस a⁻x/2, दैट विल बी माई फाइनल आंसर। ओके, सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो स्टेप्स याद रखना है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, गिवन फंक्शन को इक्वल टू y सपोज करना है, देन इंटरचेंज x एंड y, स्वैप x एंड y, एंड थर्ड स्टेप में मुझे क्या करना है, y को x के टर्म में लिखना है, मतलब कि y को सब्जेक्ट बनाना है, बराबर। तो लॉक, ये जो y है ना, y वाला टर्म वो कहाँ पे है, तो लॉक के नंबर में है, तो मुझे लॉक का ये जो नंबर है उसको सब्जेक्ट बनाना है। देयरफॉर ये y उधर जाएगा तो a⁻² होगा, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा, बराबर। ओके, सो अब देखो मुझे एक स्क्वायर रूट दिख रहा है, तो एक कोई भी, अगर मान लो कि यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स में से एक स्क्वायर रूट वाला टर्म हो तो उसको एज इट इज रख के बाकी सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो और दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो। यही तो हमें अभी तक पढ़ा है मैथ्स में। ओके, सो इस तरह हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया और y को सब्जेक्ट बनाया एंड y को x के टर्म्स में लिखा, और ये जो x वाला टर्म्स है दैट इज माई इनवर्स। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, क्या गिवन है यहाँ पे, एक फंक्शन गिवन है, उसका डोमेन है क्लोज 1 टू इन्फाइनाइट और उसका को डोमेन है क्लोज 2 टू इन्फाइनाइट। ओके, एंड एक फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x, देन f इनवर्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगेन हमें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही इस क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवन है उसका हमें इनवर्स फाइंड करना है, बराबर। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, तो कोई भी फंक्शन को हमें इक्वल टू y सपोज करना होता है। ओके, तो लेट करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ओके, अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, तो x और y को इंटरचेंज करो। सो y की जगह पे लिखो x और x की जगह पे लिखो y। ओके, चलो अब मुझे y को x के टर्म में लिखना है, तो कैसे लिखता हूँ, तो सबसे पहले आपको क्या समझ में आएगा इस स्टेप में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, yx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। तो मुझे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलते हुए दिख रहा है। देखो सबसे पहले ये वाई स्क्वायर, ये माइनस वाई एक्स होगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है उसमें आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं, दो वेरिएबल दिख रहे हैं। ओके, तो मैं आपको एक सिंपल बेसिक चीज़ समझाता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। मान लो कि हमारे पास ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ax² प्लस bx प्लस इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ना जिसकी पावर 2 है, जिसकी पावर 2 है वो वेरिएबल कौन सा है, x। ओके, तो मैं यहाँ से ये x बेसिकली होगा क्या, इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होगा। ओके, तो वो रूट कैसे फाइंड किया जाता है, तो इस तरह के कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। इस तरह से हम यहाँ पे जो वेरिएबल है x, बराबर, उसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन से फाइंड करते हैं। ओके, अब इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करो तो यहाँ पे आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसके ऊपर x या तो y में से किसके ऊपर पावर 2 है, देखो तो y के ऊपर। सो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज टर्म्स इन y। आप ऐसा मत समझना कि यहाँ पे x प्रेजेंट है तो आप x इज इक्वल टू ये वाली फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, फॉर्मूला तो यही अप्लाई करनी है, लेकिन x इज इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू आएगा। क्यों, क्योंकि किसके पावर में वेरिएबल नंबर 2 है, किसके पावर में 2 है, दैट वेरिएबल इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में अच्छे से सेट कर देना, बराबर। मतलब कि इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होगा, y नॉट x, बराबर। जिसकी पावर 2 होती है वो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल होता है। ओके, सो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है ना, कि y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डी, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। ओके, चलो अब देखो यहाँ से कि y इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी। ओके, सो यहाँ पे a कौन है, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि स्मॉल a कौन है, स्मॉल a1। व्हाट इज माई b, b क्या है, तो माइनस एक्स, b क्या है मेरा माइनस एक्स, एंड c इज 1। ओके, सो b क्या है मेरा माइनस एक्स, तो माइनस प्लस एक्स होगा, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac,
बी स्क्वायर मतलब कि माइनस एक्स का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आया और डिवाइड बाई 2a दैट इज 2। तो मुझे यहाँ से मेरा देखो अब मुझे क्या दिख रहा है, तो मुझे मेरा y है वो क्लियरली x के टर्म में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे दो केस है, एक तो एक प्लस वाला और एक माइनस वाला है। ओके और ये जो आंसर है दैट इज एक्चुअली माई एफ इनवर्स। लेकिन मैंने आपको प्रीवियस एक लेक्चर में इसकी प्रॉपर्टी बताई थी इनवर्स की, कि इनवर्स की प्रॉपर्टी एक ये थी कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स यूनिक होता है, वो मैंने समझाया था आपको, किसी भी फंक्शन का इनवर्स यूनिक होता है। तो यूनिक होने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई फंक्शन का इनवर्स फाइंड करोगे तो आपको सिर्फ एक ही आंसर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो आपको दो आंसर मिल रहे हैं। एक आंसर क्या होगा आपका x इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई 2, और दूसरा आंसर क्या होगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2, ये होगा ना। लेकिन हमें तो इन दोनों में से कोई एक ही चूज करना होगा, क्यों? क्योंकि कोई एक फंक्शन का दो इनवर्स नहीं हो सकते, कोई भी एक फंक्शन के दो इनवर्स नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही हो सकता है। ये दोनों हालांकि एफ इनवर्स एक्स ही है, लेकिन इन दोनों में से एक ही पॉसिबल होगा, दूसरा नॉट पॉसिबल होगा। ओके और ये दोनों के दोनों देखो यहाँ पे ऑप्शंस में प्रेजेंट है ए और सी, बी और डी तो एलिमिनेट हो गए, लेकिन चूज हमें करना है ए और सी में। तो हम कैसे चूज करेंगे, प्लस वाला या माइनस वाला? तो देखो उसके लिए लॉजिक है। तो ये जो फंक्शन का ये जो डोमेन और कोडोमेन जो हमें गिवन है ना, ओरिजिनल फंक्शन का कोमेन और कोडोमेन, वो इनवर्स फंक्शन का क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब कि ये जो मेरा फाइनल फंक्शन है इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा क्लोज टू इन्फाइनाइट, और उसका आंसर क्या होगा 1 to इन्फाइनाइट, बराबर। उसका कोडोमेन क्या होगा 1 to इन्फाइनाइट। तो आप एक चीज सोचो, ये जो फंक्शन है ना एफ इनवर्स, बराबर, उसका डोमेन क्या है नाउ 2 to इन्फाइनाइट, 2 उसका कोडोमेन क्या है 1 to इन्फाइनाइट, बराबर। मतलब क्या है उसका, अगर ये है मेरा एफ इनवर्स, बराबर, अगर मैं इसमें इस इंटरवल की वैल्यूज रखता हूं तो मेरा जो आंसर है, जो मेरा रेंज है, वो कंपलसरी इस पर्टिकुलर इंटरवल में मिलना चाहिए, बराबर। मतलब कि ये जो फंक्शन है उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, क्लोज 1 to इन्फाइनाइट, मतलब कि पॉजिटिव आंसर्स मिलने चाहिए। ओके अगर मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे 3 रखता हूं, तो देखो ध्यान से देखना, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 इज 5, तो रूट 5 आया। और यहाँ पे क्या था 3 माइनस रूट 5 बाई 2। ओके नाउ टेल मी 3 माइनस रूट 5 बाई 2 कैसा आंसर होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? 3 माइनस रूट 5 बाई 2 कैसा आंसर होगा, होगा तो पॉजिटिव, क्योंकि रूट 5 इज बेसिकली 2 पॉइंट समथिंग, बराबर। और ये 3 माइनस 2 पॉइंट समथिंग क्या होता है, 0 पॉइंट समथिंग, एंड 0 पॉइंट समथिंग बाई 2 इज अगेन 0 पॉइंट समथिंग। मतलब कि ये x को 3 रखने पर ये जो y आया वो 0 पॉइंट समथिंग था, लेकिन उसका जो रेंज है वो तो इसका कोई सबसेट होगा, या तो ये खुद होगा, बराबर। मतलब कि 0 पॉइंट समथिंग वाली वैल्यूज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई दिस फंक्शन इज रिजेक्टेड एज योर एफ इनवर्स। सो ये अपना आएगा फाइनल आंसर प्लस वाला। समझ में आया? समझ में आया? अगर आप 4 रख के भी चेक कर सकते हो, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 कितना होता है 14। ओके तो यहाँ पे देखो ध्यान से, 4 माइनस रूट 14 बाई 2, ओके 4 माइनस रूट, तो अगेन आपको 0 पॉइंट समथिंग आंसर मिलेगा, जो कि ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से हमने ये सिलेक्ट किया। ओके फिर से एक बार समझते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले y को सपोज किया मैंने, बराबर, y इक्वल टू अवर फंक्शन, देन x और y को इंटरचेंज किया, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लॉजिक क्या था, तो जिसकी पावर में 2 होता है दैट वेरिएबल इज इक्वल टू अवर फॉर्मूला। ओके चलो तो मुझे यहाँ से क्या मिला, तो यहाँ से दो वैल्यूज मिली प्लस और वाई। ओके चलो अब ये जो ओरिजिनल फंक्शन था इसका ये डोमेन और कोडोमेन था, जो इनवर्स फंक्शन के लिए रिवर्स हो जाएंगे, बराबर। ओके सो नाउ 2 to इन्फाइनाइट इज माई डोमेन एंड 1 to इन्फाइनाइट इज माई कोडोमेन ऑफ माई इनवर्स फंक्शन। तो मैंने चेक किया ये जो डोमेन है उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे x की जगह पे रख सकता हूँ, हाँ। तो मैंने वैल्यू ली 3, तो 3 को मैंने यहाँ पे रखा, तो मेरा जो आउटपुट मिलना चाहिए वो कंपलसरी कोडोमेन के अंदर का ही होना चाहिए ना, लेकिन मुझे 0 पॉइंट समथिंग मिला, दैट इज नेवर प्रेजेंट इन माई कोडोमेन। ओके सो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो ये मेरा फंक्शन नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज माई आंसर। ओके सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।